औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बू ने भी भाई से पूछे कि बहू और तुम कहाँ घूमने जाना चाहते हो। भाई ने कहा अब्बू हम 6 महीने तक कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ मैं और आपकी बहू घूमेंगे। अब्बू और मैं शादी के बाद खुद का काम करना चाहता हूँ, इसलिए जहाँ बचपन से काम कर रहे हैं वहाँ काम छोड़ दूँगा। अब्बू ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करना जो भी चाहते हो। तुम्हारे दूसरे नंबर वाले भाई को बाहर बुला लूँगा क्योंकि ये मेरा आखिरी सफ़र है। अब मैं सफ़र में नहीं आऊँगा तो घर पर रहूँगा और सईद को बाहर भेजूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अब्बू ने वहाँ पर अपनी खुद की दुकान लिए थे। अब भाई तो भाभी के साथ घूमने में मशगूल थे, हम सब अपनी पढ़ाई में। फिर भाभी की तबीयत ख़राब हुई। अम्मी ने डॉक्टर को दिखाया तो उनका हल्का सा टीबी की बीमारी का असर था। अम्मी ने उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने 6 महीने का कोर्स बताए। 4 महीने बीतने के बाद भाभी की तरफ खुशखबरी मिलने वाली थी, क्योंकि भाभी को पापा होने वाला था। अम्मी बहुत खुश हो गई। अम्मी ने ये खुशखबरी अब्बू को ख़त के ज़रिए भेजे। मैंने भी अपनी टूटी फूटी अलकाब में अब्बू को ख़त भेजी थी। अब्बू ने मेरा ख़त पढ़ने के बाद मुझसे कहा, नूर चश्मी बेटा तुम ऐसे ही मुझे ख़त लिखा करो, मैं पढ़ लेता हूँ और कैसेट में भी आवाज़ भेजूँ। और अब्बू ने अम्मी को ख़त का जवाब देने के ये खुशी हम सबको मुबारक हो, हमारी बहू माँ बनने वाली है और मैं भी इंशाअल्लाह शाबान में ज़रूर आ जाऊँगा। अब्बू 4 साल के बाद आने वाले थे। हम सबके खुशियों का ठिकाना न था। मेरा भतीजा भाभी के पेट में 3 महीने का था, लेकिन हम सब ऐसे भाभी के साथ खेलते थे कि जैसे वो पैदा हो गया हो। हम लोगों ने कुरला में 2 घर ले चुके थे और जिसे बनाने का काम चालू था। अब्बा ने ख़त में लिखकर कह दिए थे कि जितना पैसा लगे बोलो, अभी मैं यहाँ हूँ भेजूँगा। घर का काम चालू था। वो दिन भी आ गया जब हमारे अब्बू के आने का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। 8 दिन रह गए थे अब्बू के आने के लिए। 4 साल बाद आ रहे थे। शाबान का चाँद निकल चुका था। शाबान की 6 तारीख थी, रात का वक्त था। हम सब सो रहे थे। अब्बू ने हमारे दादा दादी को गाँव से लाने के लिए बोले थे। दूसरे नंबर वाले भाई उसकी तैयारी भी कर चुके थे। वो रात बहुत अजीब थी। रात के 1 बज रहे थे। 2 आदमियों ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। हम सब उठकर बैठ गए, क्योंकि शिवसेना की पहली लड़ाई चालू थी, इसलिए हम लोग डर गए। लेकिन बड़े भाई ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोले। वो आदमियों ने बड़े भाई से कहा कि आप हमारे साथ बाहर चलो, क्योंकि बड़े भाई वो लोगों को पहचानते थे और अम्मी भी, इसलिए बड़े भाई और उनके साथ बाहर गए। और जब वो वापस आए तो चुपचाप अपने रूम में चले गए। अम्मी आवाज़ देती रहीं लेकिन कुछ ना बोले। फिर बहुत देर के बाद भाई और भाभी बाहर आए। अम्मी एकदम घबराहट में घर में घूम रहे थे, यहाँ से वहाँ। भाभी ने आकर उनको गले से लगा लिए और भाई भी उनके पास बैठ गए। अम्मी ने बोली क्या बात है बेटा, और मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो भाई रोने लगे और कहा कि अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है और जगह पर ही ख़त्म हो गए। अम्मी एकदम खामोश सुन रही थी और हम सब देख रहे थे। भाई बता रहे थे कि शाबान की सुबह अब्बा ने रोज़ा रखे थे 6 तारीख का, और अपने दोस्त से कहा मैं अपना सामान वगैरह बांध चुका हूँ, बस एक ऑर्डर है, वहाँ जा रहा हूँ, तुम खजूर और कुरान शरीफ मस्जिद में रखवा देना। अब्बा ये कहकर शाबान की 6 तारीख की शाम को असर के वक्त ऑर्डर लेने चले गए। और थोड़ी ही देर में उनके दोस्त को खबर मिली कि जिस टैक्सी में चाचा जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया और 14 लोग जगह पर ख़त्म हो गए। अब्बा के दोस्त भी सुनकर बहुत अफसोस किए, ये कैसे हो गया, चाचा तो अपने घर जाने वाले थे, घर वालों का क्या हाल होगा। वो 2 बच्चे तो बहुत छोटे हैं। वो अब्बू को चाचा कहते थे। जब मैं ये सब सफ़ा लिख रही थी उस वक़्त बहुत गलती हो गई। जितने पढ़ने वाले हैं मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो सब अभी हो रहा है। अब आगे की कहानी मैं बताती हूँ। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई और सारे चाली में खबर फैल गई। वो खाला जिनके बेटी की शादी हुई थी, फिर उनके शौहर का बाहर गाँव में इंतकाल हो गया। अब्बू का इंतकाल रोज़े की हालत में हुआ था। फिर बाहर से फ़ोन आया कि लाश को इंडिया भेजा जाए।
तो बड़े भाई ने अम्मी से कहा, क्या करूं अब्बू की मैयत यहाँ मंगाऊं। अम्मी थोड़ी देर खामोश रहीं और फिर कहा कि नहीं, उनकी आरज़ू थी कि वो उस सरज़मीन पर मरने के बाद दफनाए जाए, तो ये आरज़ू उनकी पूरी होनी चाहिए। हमने 4 साल से उनका चेहरा नहीं देखे हैं, लेकिन चेहरा देखने के लिए इतनी मुबारक ज़मीन को छोड़कर यहाँ नहीं लाना है। फिर भी भाई बाहर गांव में अब्बू की लाश 12 दिन तक रखे थे। अस्पताल में जब अम्मी ने इजाज़त दी तो वहाँ लोगों ने अब्बू की लाश को जन्नतुल बकी में दफना दिए। अम्मी एकदम उदास रहने लगी थी। चाली वाले हमारे बहुत अच्छे थे, कोई ना कोई अम्मी के पास आते रहते थे, समझाते रहते थे। अम्मी भी इद्दत में बैठे थे, लेकिन बड़ी भाभी की तबीयत की वजह से उनको बाहर जाना पड़ता। लिए बड़े भाई ने मौलाना से पूछे कि अम्मी इद्दत की हालत में बाहर जा सकते हैं। मौलाना ने कहा कि दिन में जा सकते हैं, लेकिन रात अपने घर पर रहें। अम्मी को भाभी के लिए हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता था। फिर अब्बू के सामान वगैरह भी बाहर से भेजे गए, उसकी साइन वगैरह के लिए जाना पड़ता। बड़े भाई ने अम्मी की इजाज़त लेना चाहा कि मैं बाहर जाता हूँ, अब्बा की दुकान वगैरह है। उसके लिए अम्मी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शौहर को खो चुकी हूँ, अब औलाद को नहीं जाने दूँगी। जो सामान वहाँ से भेजे गए हैं बस वही तक ठीक है। मेरे चाचा दादी सब आ चुके थे गांव से। अम्मी का थोड़ा दिल बहल गया था, लेकिन उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। उस वक़्त हम छोटे थे, दोनों भाई बहन, इसलिए खामोश ही रहते थे। अब्बू का सामान इतना आया था कि 14 साल अब्बू के वहाँ से आए हुए कपड़े ही पहने गए। और मैंने जो हीरो का हार मांगी थी उस सामान में था, मेकअप था। मैं खुश हुई देखकर, क्योंकि वो नादानी थी। सोचती हूँ तो आंसू रुकते नहीं हैं, क्योंकि अब सब कुछ बदलते जा रहा था। भाई वगैरह भी अपने कामों में मशगूल रहते और हम दोनों भाई बहन अपनी पढ़ाई में। अम्मी को अक्सर छुप छुप कर रोते हुए देखते थे और खामोशी से उनके आंसू पोंछते थे। मुझसे जो बड़ा भाई था वो समझदार था, उसने सबसे बात करना छोड़ दिया था और एक कमरे में बैठकर कुरान शरीफ पढ़ता रहता था। और अब्बू के 40वें में हम दोनों भाई बहन ने कुरान बख्शे थे, लेकिन अम्मी ने अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो शायद जान चुके थे कि अब सब मर्ज़ी बड़े भाई की चलेगी। दूसरे नंबर के भाई नॉर्मल से थे, वो बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन दिल के अच्छे थे। अब्बू चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर जो बनना चाहूँ वो बनूँ, और भाई को डॉक्टर बनना था, मुझे कस्टम ऑफिसर बनना था। लेकिन वक्त के तपेड़ों ने ज़िंदगी के रुख को मोड़ कर ही रख दिया। अब्बू के यहाँ से आए हुए कपड़े ज़्यादातर बड़ी भाभी इस्तेमाल करती, हार वगैरह भी, मेकअप का सामान भी भाभी ही इस्तेमाल करती थी। कभी किसी चीज़ के लिए कहती तो बड़े भाई फ़ौरन टोक देते कि तुम छोटी हो, कोई ज़रूरत नहीं है। जब पहली ईद पड़ी अब्बू के इंतकाल के बाद, क्योंकि शाबान में इंतकाल हुआ और 2 महीने बाद ईद, वो ईद बहुत ही अजीब थी। पता नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा था कि कुछ तो कम है, क्योंकि अब्बू का ख़त नहीं, फ़ोन नहीं। मैं अम्मी से पूछी कि अम्मी, अब्बू ने ईद मुबारक का कार्ड मुझे क्यों नहीं भेजे, हर साल भेजते थे। तो अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और कुछ बोल नहीं पाई। अम्मी ने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन अम्मी ने भाभी से कहा था कि तुम नई दुल्हन हो, तुम्हारी पहली ईद है, तुम पहन लो। दिन गुजर रहे थे और सब माहौल बदल गया। भाई ने बाहर से अब्बू की डेथ सर्टिफिकेट मंगाने की भागदौड़ में लगे थे और वकील के पास जा रहे थे कि शायद अब्बू का दुकान का पैसा मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। बल्कि अब्बू के सारे कागजात मंगाने पर पता चला कि सिर्फ उनके सर पर मार लगी है, इंतकाल का कहीं नहीं लिखा था। इसलिए भाई थोड़े परेशान थे। ऐसी भागदौड़ में भाभी की जचकी का वक्त आ गया। अम्मी भाभी को अस्पताल लेकर गए और मैं और भाई भी साथ में थे। भाभी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिए। रात भर भाभी के पास मैं और भाई थे। सुबह 6 बजे भाभी को लड़का हुआ। डॉक्टरों ने आकर जैसे ही खुशखबरी सुनाई, अम्मी ने भाई से कहा, अब्दुल्लाहद, अब्बा वापस आ गए। चारों तरफ देखने लगी और जब अब्बू को नहीं देखी तो अम्मी से पूछी कि अब्बू कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है। अम्मी मुस्कुराई और सिर्फ इतना बोली कि तू फुप्पी बन गई। ने भाई से कहा कि जाओ घर पर सबको बता दो और मिठाई चाली में बांट दो, फ़कीरों को सदका दे दो। भाई मुझे घर पर लाए और जो अम्मी ने कहा वो किए।
اور پھر ہم لوگ بھابھی اور امی کے لیے گھر سے ناشتہ وغیرہ لے کر پھر ہسپتال گئے۔ 2 دن بعد بھابھی ہسپتال میں تھے، پھر گھر لائے۔ امی نے بچے کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے خود سل کر رکھے تھے، اس لیے پہنائے اور بھابھی کے میکے میں بھی خبر کیے، اور امی نے خود مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کے گھر گئے اور وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن بھابھی کی پوری فیملی بچے کو دیکھنے ہمارے گھر آئے۔ جو گھر غم میں ڈوبا تھا وہ خوشیوں سے چہک رہا تھا۔ سب نے میرے بھتیجے کو دعائیں دیے اور پھر سب اپنے گھر چلے گئے۔ میرا بھتیجا بہت خوبصورت تھا، سب چالی والے بھی آئے بچے کو دیکھنے۔ سب امی سے کہہ رہے تھے کہ خالہ، اللہ تعالیٰ نے پوتے کے روپ میں خالو کو بھیج دیے ہیں۔ یہ سن کر امی مسکراتے اور اپنے آنسو بھی پوچھتے۔ باقی میں اس بچے میں ہم سب اپنے خوش تھے کہ سب کے چہرے پر بس مسکراہٹ رہتی، لیکن امی جب کبھی اکیلے کمرے میں ہوتے تو ان کی آنکھیں اکثر بھیگی رہتی۔ میں امی سے پوچھتی، امی سر میں درد ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ تو امی کا جواب رہتا، نہیں بیٹا، ابھی میں وضو کر کے آئی ہوں اس لیے آنکھیں بھیگی لگ رہی ہیں۔ اور میں پھر اپنے کام وغیرہ میں لگ جاتی، کیونکہ بھابھی کا بچہ چھوٹا تھا تو امی بھابھی کو کام نہیں کرنے دیتے، میں اور امی مل کر گھر کا کام کر لیتے۔ میرے اور میرے سے جو بڑے بھائی تھے ان کے لیے بچہ ایک کھلونا تھا، ہم دونوں اسی کو کھلاتے رہتے، اور گھر بن رہا تھا اس لیے امی کو ادھر بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ گھر جہاں بنائے تھے وہ بہت جنگل جیسا تھا، لوگ اسے کھاڑی بھی کہتے تھے، لیکن آبادی بہت زیادہ ہو گئی تھی، ہر کوئی گھر خرید رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے 1 سال ہونے والا تھا اور بھابھی پھر ماں بننے والے تھے۔ اب امی اس بچے کو زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں امی کو ماں جی کہتا اور امی سن کر بہت خوش ہوتے۔ بھابھی کے ڈلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، کام بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں بمبئی پڑھنے نہیں آتی تھی، کیونکہ ابو کے انتقال کے بعد بھائی نے میرا نام کرلا میں ہی انجمن اسکول میں لکھا دیے تھے۔ مجھ سے جو بڑے بھائی تھے وہ صرف ممبئی آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ میرا رزلٹ بہت اچھا تھا، اس لیے میرا ایڈمیشن صرف 15 روپے میں ہوا تھا، اور بھائی نے فارم میں لکھا تھا کہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اسکول سے کاپی، کتابیں، یونیفارم فری میں ملتے تھے۔ میں پڑھنے میں اچھی تھی، اس لیے مجھے ساری ٹیچریں چاہتی تھیں۔ انجمن اسکول جس کی تھی ان کی بیٹی میرے کلاس ٹیچر تھے، وہ مجھ سے حد سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، کیونکہ مجھ سے بھی اچھے بچے اسکول میں تھے۔ مجھے کبھی کبھی اپنے گھر بھی لے جاتے۔ وہ 7 بہنیں تھے، ان کو بھائی نہیں تھے۔ اسکول میں میری 2 سہیلیاں بن گئی، ایک کا نام جنت تھا اور دوسری کا رشیدہ۔ تینوں ایک ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ ٹیچر ہم تینوں کو کبھی کبھی گاندھی جی کے 3 بندر بھی کہتے تھے۔ بھائی مجھے ٹفن بچپن سے نہیں لینے جانے دیتے اسکول میں، اس لیے میری دونوں سہیلیاں مجھے اپنا لنچ باکس کھلاتے تھے۔ سچ کہوں تو وہ دونوں میری بہنوں سے کم نہیں تھے، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے میں ان لوگوں سے بہت خوش رہتی تھی۔ ادھر بھابھی کی ایک روز طبیعت خراب ہوئی اور بھابھی کو پھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس بار کا بھتیجا میرا اور بھی خوبصورت تھا، ہم لوگ پھر خوش تھے۔ بھابھی کی بہن کی شادی پاکستان میں ہوئی تھی، وہ 5 سال کے بعد آئے تھے، وہ بھی میرے بھتیجے کو دیکھنے آئے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کی شادی بھابھی سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن وہ بھابھی سے چھوٹے تھے۔ ان کے 2 پیارے بیٹے تھے، میں ان کے ساتھ خوب کھیلتی۔ ان کی بہن نے میرے بھتیجے کے لیے سونے کی انگوٹھی لائے تھے اور ایک بھائی نے سونے کی انگوٹھی لائے تھے۔ امی نے کہا، بیٹا ہماری ساس کے یہاں سے سونا نہیں لینے دیتے ہیں، آپ یہ واپس لے جاؤ، کیونکہ ننیہال کا سونا ہمارے خاندان میں نہیں پھلتا ہے۔ لیکن وہ لوگ بولے، خالہ جان یہ سب کہاوت ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ امی خاموش ہو گئی اور بھتیجا 2 مہینے کا ہو چکا تھا۔ محرم کا وقت تھا، بھائی اس کو لے کر اپنے سسرال گئے ہوئے تھے۔ بھابھی کے ساتھ رات میں آئے 1 بج گیا۔ امی نے کہا، فاطمہ بیٹے کو دودھ پلا کر سلا دو۔ بھابھی نے کپڑے وغیرہ بدلے اور اس کو دودھ پلایا۔